डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12 हिस्ट्री का जो थीम 4 है, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने पिछले ट्यूटोरियल में कवर किया था। और साथ में जो फर्स्ट हेडिंग है अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची, ये भी हम ऑलरेडी इसके फर्स्ट ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं। ये चैप्टर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है जो हम कर रहे हैं, जिसमें हम ये कवर करेंगे सेकेंड टॉपिक द बैकग्राउंड, जो कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में समझाया था किसका बैकग्राउंड हमें पढ़ना है। सेक्रीफाइसेस यानी कि यज्ञ, एंड डिबेट्स मतलब वाद विवाद, तर्क, बहस, जिसमें हम अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं बाय गिविंग लॉजिक्स एंड रीजंस। तो यहाँ पे जो हम टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो आप पहले देखा करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू गो थ्रू द टेक्स्ट गिवन इन द बुक। और फिर उसके बाद जिस पे जो नोट्स जो हमने बनाकर उनको समझाने के लिए नोट्स ट्यूटोरियल डाले हुए हैं, उनको भी आपको देख लेना चाहिए। इसके बाद लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो उसके पनपने के पहले क्या स्थितियाँ थीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी और बाहर भी, वो कौन सा समय था जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टार्टेड, प्रोपेगेटेड और आज उनके काफ़ी फॉलोवर्स हैं। द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC, याद रखिए इसको, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है इज़ ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में इसे एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाता है। और ये जो ट्यूटोरियल है ज़्यादातर ये थिंकर्स पर ही बेस्ड है और उनके द्वारा जो लोगों पे जो प्रभाव, इंड्योरिंग इन्फ्लुएंस जिसे हमने कहा था, उनकी टीचिंग्स, उनकी स्टडीज़, वो सब हमको स्टडी करना है। So what reason can we give for the mid first millennium BC being the important time period? मिड फर्स्ट का मतलब ये हो गया कि भाई जो BC का जो फर्स्ट 1000 ईयर है, उसमें से आधा कर दीजिए तो लगभग 500 BC की बात हो रही है यहाँ पे। उसके आसपास का समय और उससे आगे जब हम कॉमन एरा तरफ बढ़ते हैं वो टाइम पीरियड है। उसके पहले तो हम ऑलरेडी वैदिक और ये महाभारत वगैरह पढ़ चुके हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ चुके हैं। अब बात थिंकर्स की है। इट सॉ द इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स लाइक जरथुस्त्र जैसे विचारक ईरान में, कॉन्गजी जैसे विचारक चाइना में, सोक्राट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल ग्रीस में। सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल ग्रीस यानी ये वेस्टर्न फिलॉसफी में इनका कंट्रीब्यूशन था। और सोक्रात को तो फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है, जिन्होंने क्वेश्चन आंसर सिस्टम के माध्यम से लॉजिक के आधार पर चीज़ों पर विश्वास करने की बात कही थी। प्लेटो जो है सोक्रात के ही डिसाइपल थे, शिष्य थे। ये अपनी बुक रिपब्लिक के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। एरिस्टोटल तो भाई बहु प्रतिभाधनी थे, कई विषयों पे उन्होंने लिखा है, जिनकी मेटाफिजिक्स बुक काफ़ी फेमस है। पॉलिटिक्स भी उन्होंने लिखी थी और ये प्लेटो के शिष्य थे। चाइना में हमने बात की कॉन्गजी की, हम इनको हाईलाइट भी कर देते हैं। जरथुस्त्र ईरान में, कॉन्गजी जिन्हें कन्फ्यूशियस कहा जाता है चाइना में, और फिर उसके बाद सोक्रेटिस या सोक्रात, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये ग्रीस के, जैसे यूनान भी कहते हैं। तो इसमें अगर हम जरथुस्त्र को छोड़ दें, जिन्हें हम जोरोस्टर भी कहते हैं, और इन्होंने जिसे हम पर्शियन रिलीजन कहते हैं या जोरोस्टरिज्म रिलीजन की शुरुआत की। और ये जो इस्लामिक रिलीजन के आने के पहले पूरा का पूरा जो ईरान था वो पर्शियन एम्पायर के रूप में जाना जाता था। इनको तो भाई सेकंड मिलेनियम से जोड़ा जाता है। अब आप सोचिए कि सेकंड मिलेनियम कितना पुराना हो गया। बाकी सब जो है वो, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कॉन्गजी जो है मतलब मास्टर कॉन्ग, यानी कि कन्फ्यूशियस का आप कह सकते हो कि चाइनीज़ नेम है। ये 6th सेंचुरी में हो गए। 6th सेंचुरी में ही आपको गौतम बुद्ध और जैन के बारे में भी पढ़ना है। चीन में इनका बहुत बड़ा प्रभाव था। अभी आज भी कन्फ्यूशियस धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं, हालांकि वहाँ पे बौद्ध ने भी अपने काफ़ी फॉलोअर्स हैं वहाँ पे। और सोक्रात और प्लेटो की बात करें तो ये तो आपके चले जाएंगे 5th सेंचुरी में, और एरिस्टोटल चले जाएंगे 4th सेंचुरी में। तो ये 6th सेंचुरी यानी कि लगभग 600 BC के पीरियड को बिलोंग करने वाले, यानी 500 से लेके 600 पीरियड के बीच में। तो जरथुस्त्र को छोड़कर, जिन्हें जोरोस्टर कहा जाता है, बाकी सब लगभग इसी मिड फर्स्ट मिलेनियम BC को बिलोंग करते थे। और इनका दुनिया पर इनके विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। दैट इज़ वाई इट इज़ ए टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। और ईरान में तो आज इस्लामिक रिलीजन है ना, इसलिए वहाँ पे जो है इस्लामिक और पर्शियन कल्चर का फ्यूजन देखने को मिलता है। आज भी इंडिया में जो पर्शियंस आके यहाँ पे बस गए थे, क्योंकि जब वहाँ पे इस्लामिक इन्वेडर्स पहुँचे वहाँ पे, तो उन्होंने कन्वर्जन कराने शुरू किया। जो अपने आप को बचा पाए वो यहाँ वहाँ चले गए। तो इंडिया में काफ़ी पारसी रहते हैं, चाहे अब जमशेदजी टाटा का परिवार हो, यहाँ तक स्मृति ईरानी का नाम तो आप जानते होंगे, जो मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, या अजीम प्रेमजी हो जाए, या होमी जहांगीर भाभा, जिनका एटॉमिक रिसर्च और रिएक्टर बनाने में काफ़ी योगदान था। दे हैव कंट्रीब्यूटेड लॉट इन इंडिया आल्सो। और फिर महावीर और जैन से तो आप परिचित हैं, ये गौतम बुद्ध अमंग मैनी अदर्स इन इंडिया। तो ये भारत के थे, महावीर, गौतम बुद्ध वगैरह। महावीर और गौतम बुद्ध में लगभग 23 साल का अंतर था। महावीर का जन्म पहले हुआ था, उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में, तो इनका हो गया 540 BC में। ऐसे आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे।
दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस। जो कि फिलोसफर थे, तो इस पृथ्वी पे जो कुछ भी देखने को मिलता है, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, उसकी मिस्ट्रीज़ को समझने की कोशिश करते थे, रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते थे कि एक तरफ तो ह्यूमन बींग्स हैं जो इस दुनिया में रहते हैं, और दूसरी तरफ एक कॉस्मिक ऑर्डर है, यानी कि पूरी दुनिया का जो सिस्टम है, ब्रह्मांड है, इससे इनका क्या नाता बनता है, क्या रिलेशन बनता है। दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम व्हेन न्यू किंगडम्स, और ये यही वो समय था जब नए नए किंगडम्स जो हैं वो उभर कर आ रहे थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा। सो दे वर डेवलपिंग, और उनके साथ साथ डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक लाइफ में चेंजेस आ रहे थे। पहले लोग जीवन जिस तरह से बिताते थे, उनकी सोशल लाइफ में भी, उनकी इकोनॉमिक लाइफ में भी चेंजेस आ रहे थे। इन वैरायटी ऑफ वेज इन द गंगा वैली। और ये जो 16 महाजनपद थे जो हमने चैप्टर 2 में स्टडी किया था, इनका जो अस्तित्व था वो दे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द फर्टाइल गंगा वैली। चैप्टर 2-3 के बीच में हमने पढ़ा था। दीज थिंकर्स अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड, तो ये जो विचारक थे, चिंतक थे, मनीषी भी इनको हम कह सकते हैं हिंदी में, दार्शनिक थे, अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट एज वेल। तो वो 16 महाजनपद के आने के बाद यहाँ पर जो लोगों के जीवन में जो चेंजेस आ रहे थे उनको भी समझने की कोशिश कर रहे थे, और उन लोगों से डिबेट्स एंड डायलॉग्स करते थे। तो ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया। जो हम आगे पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि क्या चल रहा था पहले, खासकर महावीर और गौतम बुद्ध के आने के पहले। तो सबसे पहला पॉइंट है द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। वैसे यहाँ पे हम कुछ हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें हम महावीर को क्यों भूल जाएं भाई, गौतम बुद्ध को क्यों भूल जाएं। सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल को छोड़ के बाकी सब के नाम पे रिलीजन चले, जिसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो बौद्ध धर्म की है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज़्म, और उसके बाद फिर बौद्ध का ही नाम आता है। तो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या करने कोशिश करते थे, अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड कॉस्मिक ऑर्डर को समझने की कोशिश करते थे। यही वो टाइम था, है ना, यही वो टाइम था जब न्यू किंगडम्स जो हैं उभर कर आ रहे थे, न्यू किंगडम्स एंड सिटीज़, और सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वॉज चेंजिंग, है ना। ये सब कुछ गंगा वैली में हो रहा था, तो इनको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही थी, है ना, दीज डेवलपमेंट्स एज वेल, दीज थिंकर्स। आगे चलते हैं। सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, भाई जो चली आ रही है काफ़ी समय से, जो प्रैक्टिसेस, जो बिलीव्स, जो थिंकिंग, जो हमारे रिचुअल्स, कर्मकांड जो चले आ रहे हैं वो सब ट्रेडिशंस बन जाते हैं। बौद्ध का अलग है, जैन का अलग है, वैदिक धर्म का अलग है, क्रिश्चियनिटी का अलग है, इस्लाम का अलग है। तो ये सब ट्रेडिशंस यहाँ पे आप मान के चलिए। सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन मतलब यज्ञ की व्यवस्था, मतलब ये इट इज़ यूनिक टू द सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, द वैदिक धर्म, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो वैदिक धर्म में, वेदों में ही है। तो यज्ञ की परंपरा के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। आप इसे बलि से मत जोड़िए, उसमें हिंसा है, वायलेंस है, किलिंग एनिमल्स है, और कुछ तो राक्षस ऐसे होते हैं, दे इन्वॉल्व इवन ह्यूमंस, तो डोंट थिंक ऑफ एवर इन योर माइंड। देयर वर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस। तो ये जो हमने थिंकर्स ऊपर पढ़े, उनके आने के पहले कई परंपराएं चल रही थीं। थॉट, रिलीजियस बिलीव्स, मतलब जो थॉट सिस्टम था, जो धार्मिक मत था, और जो प्रैक्टिसेस थी, लोग किया करते थे, रीति रिवाज, व्यवस्थाएं के तहत जो कुछ भी होता था, उसमें इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन, उसमें अर्ली वैदिक ट्रेडिशन आता है, जिसे हम ऋग्वेद से जान पाते हैं। ऋग्वेद में जो लिखा गया है वो परंपराएं यहाँ पे चल रही थी। ऋग्वेद का जो रचना काल है वो लगभग 1500 सिरका से लेके 1000 BC के बीच का, मतलब बहुत बहुत पुराना है। आप कह सकते हो कि ये जो हम पर्शियन रिलीजन पढ़ रहे थे उससे भी पुराना। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हिम्स इन प्रेज ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिटीज़। ऋग्वेदा में जो है ना वो मंत्र वगैरह हैं, और मंत्र में हम उन मंत्रों के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, डिटीज़ की प्रशंसा में, मतलब उनके गुणगान करते हैं। खासकर अग्नि, इंद्र एंड सोम, इनका जिक्र ऋग्वेदा में है। मैनी ऑफ दिस हिम्स वर चैंटेड, इनका जो है ना उच्चारण किया जाता था, मंत्रों को गाकर मतलब उच्चारण किया जाता है। और जनरली वो डिटीज़ के भाई गुणगान कर रहे हैं, डिटीज़ से प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब ये यज्ञ होते थे तो लोग जनरली जब परफॉर्म करते थे इन यज्ञों को, तो वहाँ क्या प्रे की जाती थी, भाई हमें कैटल, भाई उस समय जानवरों का बहुत बड़ा महत्व था। आज ट्रैक्टर्स आ गए हैं, नहीं तो लोग बैलों को पाला करते थे। तो मवेशियों की मांग करना, पुत्र की मांग करना, अच्छी सेहत की मांग करना, लंबे जीवन की मांग करना, आज देखा जाए तो कैटल को छोड़ के आज भी ये सब कुछ हम मांगते रहते हैं, अपने अपने ट्रेडिशंस में सब मांगते रहते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि चिंतन, धार्मिक विश्वासों और प्रैक्टिसेस, व्यवहारों की कई परंपराएं पहले से ही चल रही थी इन थिंकर्स के आने के पहले। इसी में जो पूर्व वैदिक परंपरा जिसे हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग वैदिक ट्रेडिशन, इसे ऋग्वेद में हमें जानकारी मिलती है। तो वो भी इसी ट्रेडिशन का हिस्सा था जिसमें यज्ञों की परंपरा थी।
अब यज्ञों के बारे में जान लीजिए कि सबसे पहले पहले जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, जो ट्रेडिशन था, वो ये था कि सेक्रीफाइसेस व परफॉर्म कलेक्टिवली। पहले सामूहिक रूप से यज्ञ होते थे, कई लोग मिलकर यज्ञ करते थे। आप ये कह सकते हो कि कम्युनिटी ओरिएंटेड यज्ञ होता था, सेक्रीफाइस होता था। लेटर बाद में लगभग 1000 BC से 500 BC के बाद, आप टाइम पीरियड याद रखिए, सम वर परफॉर्म बाय द हेड्स ऑफ द हाउस होल्ड। फिर घरेलू यज्ञ भी होने लगे, मतलब घर का जो मुखिया था वो यज्ञ करने लगा, और आज भी ये होता है। और फॉर द वेल बींग ऑफ डोमेस्टिक यूनिट, तो भाई घर में परिवार में रहने वाले जो लोग हैं, है ना, उनके स्वास्थ्य लाभ, उनके भले की कामना करते हुए यज्ञ होते थे। मोर एलोबरेट सेक्रीफाइसेस, बहुत बड़े बड़े जो यज्ञ होते थे, है ना, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेधा यज्ञ। अश्वमेधा यज्ञ तो आप जानते होंगे ना, जब आपने रामायण पढ़ी होगी और मतलब टीवी में देखा होगा तो किस प्रकार से भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिसका लौ कुछ उनके घोड़े को रोक लेते हैं। तो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। तो भैया ये यज्ञ जो है ना, वो दीज वर परफॉर्म बाय चीफ्स, जो मतलब अपने कबीले का या अपनी प्रजा का मुखिया होता था। और चीफ्स के आगे किंग्स आते हैं, और किंग्स के आगे फिर एम्परर्स आते हैं ना। तो ये सब यज्ञ जो हैं वो राजा वगैरह किया करते थे। एंड हु डिपेंडेड ऑन ब्राह्मणाज, और ये यज्ञ कराने के लिए वो ब्राह्मणों पे डिपेंड होते थे, पुरोहितों पे डिपेंड होते थे, जो इस प्रकार का कर्मकांड कराते थे। यज्ञ एक कर्मकांड की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें फिजिकल एक्टिविटी आपकी इन्वॉल्व होती है। तो इसमें हम क्या हाईलाइट कर सकते हैं? हम ये हाईलाइट कर सकते हैं कि इन थिंकर्स के आने से पहले प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस चल रहे थे, जिसमें आप कह सकते हो कि ट्रेडिशन किसका होता है? विचार का होता है, रिलीजियस बिलीफ का होता है, और फिर उनसे संबंधित जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनकी होती है। और अर्ली वैदिक जो ट्रेडिशन है वो भी इसी प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन का हिस्सा था। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेदा से मिलती है। ऋग्वेदा का जो काल है लगभग 1500 BC से 1000 BC के बीच का है। ऋग्वेदा में क्या है कि कंजिस्ट ऑफ हिम्स, इसके अंदर हिम्स होती हैं। इसमें प्रेज ऑफ वैरायटी ऑफ डिटीज़, जिसमें से अग्नि का जिक्र है, इंद्र का जिक्र है, और सोम का जिक्र है ऋग्वेद में। देखिए ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, है ना, सबका अलग अलग सब्जेक्ट मैटर है। तो ऋग्वेद में यज्ञ की परंपरा के बारे में जानकारी है, देवताओं की स्तुतियाँ हैं। और इन हिम्स को क्या है, देवर चैंटेड, इनका उच्चारण होता था। सेक्रीफाइसेज जो हैं वह परफॉर्म्ड, यज्ञ किए जाते थे। और लोग जो हैं प्रेट फॉर, किसकी कामना करते थे? कैटल की कामना करते थे, सन्स की कामना करते थे, गुड हेल्थ की कामना करते थे, लॉन्ग लाइफ एटसेट्रा की कामना करते थे, जो आज तक चली आ रही है। अच्छा, यज्ञों के बारे में 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले क्या है कि सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड बाय कलेक्टिवली। लगभग 1000 BC से 500 BC ऑनवर्ड्स क्या हो गया कि हेड्स ऑफ हाउस होल्ड्स परफॉर्म करने लगे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आती है कि एलोबरेट सेक्रीफाइसेस में 2 एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, राजसूय यज्ञ और अश्वमेधा यज्ञ, जो परफॉर्म किए जाते थे आप कह सकते हो कि राजाओं और चीफ्स के द्वारा। और इसके लिए दे डिपेंडेड ऑन ब्राह्मण प्रीस्ट्स। यज्ञ तो कई हैं, लेकिन इसमें से मुख्य 5 प्रकार गिनाए जाते हैं, जिसमें से जो आखिरी जो अतिथि देवो भव, यानी अतिथि आपके यहाँ पे आता है और आप उसका वेलकम करते हैं, उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, स्वागत सत्कार, ये सब एक यज्ञ की श्रेणी में आता है। यज्ञ का मतलब यही नहीं कि आप वहाँ पे हवन बनाइए और हवन सामग्री डाल के अग्नि को जलाइए। कर्म के माध्यम से भी यज्ञ होता है, आपके एक्शंस भी यज्ञ में आहुति का काम करते हैं। एनीवे, अब आते हैं फिर थिंकर्स पे भैया। अब जो विचारक थे, नए नए प्रश्न उनके दिमाग में आते थे। मैनी आइडियाज़ फाउंड इन उपनिषद। देखिए उपनिषद की बात आ गई यहाँ पे, जो कि लगभग circa 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड की बात की गई है। वैसे मैं शॉर्ट में यहाँ बता दूँ कि देखिए वेदा जो है ना, मुख्य जो हमारा जो सनातन रिलीजन है वो वैदिक धर्म है। आज जो आप रामायण महाभारत वगैरह पढ़ते हैं, वास्तव में उसे इतिहास की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, वो इतिहास की श्रेणी में है। धर्म जो है वेद में ही है, जो कि काफ़ी भटका हुआ है आज की तारीख में, जो हम फॉलो करते हैं। बट सनातन धर्म इज ए डेमोक्रेटिक वन, इट हैपेंस। क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन में क्या है कि कुछ हैं जो श्रुति जिन्हें हम कहते हैं, कुछ हैं स्मृति। श्रुति मतलब जिन्हें सुना गया, है ना, दे हर्ड एंड कंपाइल्ड। तो वेद जो है श्रुति हैं, मतलब गॉड की वाणी से सुनकर फिर उसे कंपाइल किया गया। इसी प्रकार से स्मृति हैं, जैसे कि मनुस्मृति। जो वेद हैं, है ना, उनका जो सार है वो उपनिषद है, ठीक है। इनकी रचना वेदों के बाद हुई, और उसके बाद इन पे जो टीका टिप्पणियाँ हैं वो पुराणों में हुई। पुराण मतलब वो उपनिषदों के बाद के हैं, बाकी बड़ी लंबी संख्या है। तो मैनी आइडियाज़ फाउंड इन उपनिषद 6th सेंचुरी सो दैट पीपल वर क्यूरियस अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ। तो उपनिषद को पढ़ने से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ समझना चाहते थे, कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, हम क्यों इस दुनिया में आए, हमारा क्या मकसद है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज भी हैं। जो सोचते हैं उनके लिए, जो नहीं सोचते हैं, भोगवादी हैं, बस मज़ा ही मज़ा करना है, वो नहीं सोचते इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जो सोचते हैं वो फिलोसफर्स होते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, और उसके बाद अगर जीवन हमारा खत्म हो जाता है तो क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है?
तो चलिए, हिस्ट्री का चैप्टर हमें फिलॉसफी में नहीं जाना है, जो कुछ लिखा है मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ। नोट्स पॉइंट में आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। तो मीनिंग ऑफ लाइफ, डेथ, आफ्टर डेथ, लाइफ के बाद, डेथ के बाद कोई लाइफ होती है, और सबसे बड़ा था कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता। ये एक ऐसा पॉइंट है जो निश्चित रूप से डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस इसको लेकर हैं। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। और हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में तो रीबर्थ का तो कहना ही क्या है। 84 लाख योनियों की बात की गई है। अगर मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थिंकर्स के दिमाग में आते थे। वाज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शंस, और अगर आदमी का पुनर्जन्म होता है तो क्या उसके जो पहले के कार्य होते हैं उनके आधार पे होता है। मतलब क्या पुनर्जन्म का आधार कर्म है? क्योंकि कर्म से अगर मुक्ति मिलती है, ठीक है, तभी आप आवागमन के बंधनों से मुक्त होंगे। आवागमन का मतलब होता है कि बर्थ देन डेथ, देन बर्थ देन डेथ, इट गोज ऑन एंड इट इज़ कंसिडर्ड नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। मुक्ति पा लेना चाहिए, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो अगर रीबर्थ होता है तो क्या उसका आधार पास्ट एक्शंस है? और सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि कर्म की वजह से ये सब होता है। एक वर्ड और यूज किया जाता है, प्रारब्ध। ये सब आप घर में पूछिए अगर आप हिंदू हैं तो। नहीं भी हैं तो दुनिया में रहते हैं, दुनिया में तमाम चीज़ें हैं, सबको जानने की कोशिश करनी चाहिए। खूंटा गाड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए कि दिस इज़ एंड दिस इज़ आवर्स एंड वी डोंट हैव टू केयर फॉर अदर्स। यू हैव माइंड। तो सच इशूज़ वर हॉटली डिबेटेड, दिन में गरम पुरजोर बहस हुआ करती थी, है ना। अब अलग अलग थिंकर्स अपने अपने विचार रखते थे। थिंकर्स वर कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। इसके अलावा एक कहा जाता है कि भाई सत्य क्या है और अंतिम सत्य क्या है। आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि आज तक लोग इस दुनिया के बारे में, इस विश्व के बारे में, संसार के बारे में, संसार की उत्पत्ति के बारे में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं, बिकॉज नो बडी नोज द ट्रूथ। मान लेना अलग बात है, जानने में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, मानने में तो सब खत्म हो जाता है, जानने में फिर लाइफ आगे बढ़ती है। तो थिंकर्स वर कंसर्न्ड एंड, तो वो ये भी जानना चाहते थे कि भाई जो जो अंतिम सत्य है ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो क्या है, जिसे परम सत्य, परम यथार्थ हम कह सकते हैं। आप ही सोचिए, अपने स्टूडेंट्स में, कम्युनिटी में बात करिए कि ट्रुथ क्या है और अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, जिसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। एंड अदर्स, और कई लोग इस प्रकार के थे आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन, जो मतलब ये जो विचार हैं तो वेदों में रहते हुए भी सोचते थे आखिर गौतम बुद्ध हो, चाहे वो महावीर जैन हो, देवर फ्रॉम द हिंदूज फिलॉसफी, वैदिक धर्म को ही मानने वाले थे उनके परिवार वाले। लेकिन जो नॉन वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो करते थे ना, तो वो ये भी प्रश्न करते थे कि आस्क्ड वेदर और नॉट देयर इवन वॉज अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, जो परम सत्य है क्या वो एक है या एक से ज़्यादा है। यानी सत्य एक होता है कि एक से ज़्यादा होता है। गजब का प्रश्न है भाई, इस पर भी आप सोचिए कि ट्रुथ कैन बी टू ऑल्सो। पीपल ऑल्सो बिगेन स्पेकुलेटिंग। स्पेकुलेटिंग मतलब होता है कि आप जो है अपना अंदाज़ा लगाते हैं, आपको सच नहीं पता होता, बस आप सोचते हो, आइडियाज़ डेवलप करते हो, दिस इज़ कॉल्ड स्पेकुलेटिंग, कयास लगाना है। पीपल वर आल्सो बिगेन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन। और इन थिंकर्स के समय जो सेक्रीफिशियल यज्ञों की जो परंपरा चल रही थी, वैदिक धर्म का जो हिस्सा थी, इस पर भी लोग सोचते थे कि क्या ये उचित है, अनुचित है, ठीक है, इससे कुछ लाभ होता है कि नहीं होता है, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका कोई महत्व है भी कि बस ऐसे ही है, ये सारी चीज़ें। तो ये तो भाई न्यू क्वेश्चंस हो गए, इसमें हम क्या हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ उपनिषद को अंडरलाइन करना है, जो circa 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स इसकी रचना होती है। तो पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना, और लाइफ आफ्टर डेथ। नोट्स में सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। रीबर्थ को लेके क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कि क्या वॉज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शंस, हमारे कर्म के फलों की वजह से है। इसके लिए आपको गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। इन पे हॉटली डिबेट होती थी, काफ़ी तर्क वितर्क होता था, बहस होती थी, और लोग और भी क्वेश्चंस को मतलब वो ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे, उनके जवाब ढूंढ रहे थे, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। और जो आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन थे, उनके मन में तो ये भी विचार आता था कि वॉज अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, वेदर वेदर, है ना, वॉज। और दे आल्सो स्टार्टेड स्पेकुलेटिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन। इसके बाद है डिबेट्स एंड डिस्कशंस। अब भाई दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं तमाम, तो जिसके जिसके दिमाग में जो जो बातें हैं वो एक दूसरे से, मतलब एक थिंकर दूसरे थिंकर से, और थिंकर्स लोगों के बीच में जाके उनको रखेंगे ना, उसमें एक दूसरे की बात को काटने की भी कोशिश होगी। वो तब भी था, ये तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, आज भी चल रहा है।
और इसलिए स्कूल में डिबेट वगैरह कंपटीशंस कराए जाते हैं कि लोगों के मन में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए और क्वेश्चन रेज करना आना चाहिए। हालांकि ज़्यादा लॉजिक करोगे तो घर वाले कहेंगे इतना बड़ा हो गया तू है, अब हमें समझाएगा। एनीवे, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, सबसे पहले वही ज़रूरी है। एल्डर्स की, जो हमारे जीवन में इतना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी हो। डिबेट्स तो आप जानते ही हैं, डिस्कशंस किसी सब्जेक्ट किसी इशू पे होता है, लोग अपने अपने ओपिनियन रखते हैं। डिबेट्स में भाई हम एक दूसरे के तर्क को काटने की कोशिश करते हैं। डिबेट्स में अपोजिशन होता है, चर्चा होती है, उसमें सारे ओपिनियंस रखते हैं। वी गेट अ ग्लिम्स यानी झलक ऑफ लाइवली डिस्कशन, मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एंड इम्प्रेसिव डिबेट्स होती थी जिन्हें हम जीवंत चर्चाएं कह सकते हैं। इन डिस्कशन डिबेट्स की मतलब ग्लिम्स हमें मिलती है फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बौद्ध ग्रंथ के जो साहित्य हैं, बौद्ध ग्रंथों में हमें इस प्रकार के डिस्कशन डिबेट्स की झलक मिलती है कि इस तरह का होता था। विच मेंशन एज मैन एज 64 सेक्ट्स, सेक्ट्स का मतलब होता है संप्रदाय, ठीक है। तो उन्हीं ग्रंथों से हमें पता चलता है कि 64 प्रकार के संप्रदाय थे, या स्कूल ऑफ थॉट्स कह सकते हो, चिंतन के अपने अपने ग्रुप्स, अपने अपने स्कूल्स थे। यहाँ पे स्कूल वो नहीं है जो आप पढ़ने लिखने वाली बात करते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो कि 64 प्रकार के ऐसे ग्रुप्स थे जिनमें अपनी अपनी थॉट प्रोसेस चलती थी। भाई कोई थिंकर है, उसके कुछ फॉलोअर्स हो गए, उसका एक ग्रुप बन गया। अभी एक ग्रुप में संख्या लाखों की भी हो सकती है, करोड़ों की भी हो सकती है। कोई दूसरा है, उसका ग्रुप चल रहा है, तो स्कूल ऑफ थॉट हो गए, सेक्ट्स हो गए। वैसे आपको सेक्ट ज़्यादा अच्छी तरह समझना है तो हमारा संविधान आप पढ़िए, है ना, उसके प्रियम्बल में लिखा गया है, वहाँ पे रिलीजन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है कि भाई सबको अपने रिलीजन को मानने की स्वतंत्रता है। वहाँ पे सेक्ट शब्द इस्तेमाल किया गया है। वहाँ चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुज़म हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे जैनिज़्म हो, सब वहाँ पे सेक्ट कहे गए हैं, सब संप्रदाय कहे गए हैं। तो 64 सेक्ट स्कूल ऑफ थॉट का पता चलता है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट से डिबेट डिस्कशन के बारे में पता चलता है। देखिए होता क्या था, टीचर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब यहाँ पे जो शिक्षक होता था, है ना, भाई कोई ना कोई तो थिंकर होगा, वो टीचिंग का भी काम करता होगा, लोगों को सिखाता होगा, बताता होगा, शिक्षा देता होगा। तो टीचर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और एक दूसरे को अपनी बात पर कन्विंस करने की भी कोशिश करते थे कि भैया मेरी बात सही है, मेरा तर्क सही है, मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ उसमें जो बातें हैं वो ज़्यादा ठीक है। तो एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश की जाती थी। एज वेल एज ले पर्सन, मतलब थिंकर को, टीचर को तो कन्विंस करता ही था डिबेट्स करके, डिस्कशंस करके, बल्कि वो आम आदमियों से, आम जनता से भी अपनी बातों को रखते थे। जैसे गौतम बुद्ध है, अब उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जाके प्रवचन देना शुरू किया, तो उन प्रवचनों में फिर वो आम जनता तक ही तो अपनी बातें पहुंचाते थे। तो टीचर्स का टीचर से भी वाद विवाद होता था और वो जनता से भी अपनी बातें रखते थे, डायलॉग्स इस्टेब्लिश करते थे अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलॉसफी। और उसमें वो बताते थे कि जो उनका जो दर्शन है, उनकी जो सोच है, विचार है, उनकी जो बातें हैं, उनका जो जीवन, जीवन के पाठ, जीवन के पहले, मृत्यु, जीवन, दुनिया, ब्रह्मांड, ईश्वर, जगत, तमाम तत्वों से रिलेटेड जो उनकी बातें हैं वो ज़्यादा वैलिड है। उसकी प्रामाणिकता को लोगों को समझाते थे। वैलिडिटी मतलब उसकी प्रामाणिकता की मतलब इट इज़ करेक्ट। और उन्हें समझाते थे कि वो दुनिया को कैसे समझते हैं, संसार के बारे में उनकी क्या विचार है। और इससे कि जो डिबेट्स होती थी वो कुठागरशाला में होती थी। देखिए शाला का मतलब तो वो प्लेस हो गया जहाँ पर ये डिबेट्स वगैरह होती थी, जैसे पाठशाला, धर्मशाला। कुटाग्रशाला मतलब ऐसी जगह, एक झोपड़ी वाली जगह, मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया गया है कि कुटाग्रशाला लिटरली, मतलब इस शब्द का अगर अर्थ निकाला जाए तो लिटरल मीनिंग होगा एक झोपड़ी है जिसकी पॉइंटेड रूफ है। मतलब झोपड़ी इस प्रकार से जिसकी रूफ जो है वो इस प्रकार से है, इस तरह से नहीं है जैसे जो रूफ होती है कि मतलब थोड़ा सा उस तरफ भी है, थोड़ा सा इस तरफ भी है, इस तरह की रूफ नहीं है, बल्कि वो पॉइंटेड रूफ है। तो वहाँ पर बैठ के चिंतन होता था। और इन ग्रुप्स यानी बाग में, उपवनों में, बगीचों में बैठकर लोग और इन ग्रुप्स वेयर ट्रैवलिंग मेंडिकेट्स हेल्टेड। इन ग्रुप्स, उपवनों में भी चर्चाएं होती थी। कहने का मतलब यह है कि जैसे आज जो है चाय की दुकान पे चर्चा होती है, कॉफ़ी हाउस में चर्चाएं होती हैं, पार्क में भी लोग चले जाते होंगे चर्चा करने, डिबेट्स एंड डिस्कशंस, है ना। ये थिंकर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो सोचना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे होता था, या फिर ग्रोव्स यानी उपवन, बाग बगीचों में होता था, वेयर जहाँ पर ट्रैवलिंग मेंडिकेंट्स। देखिए मेंडिकेंट जो है आप कह सकते हो कि किसी धार्मिक समूह को मतलब के को बिलोंग करने वाले, किसी रिलीजियस ग्रुप को बिलोंग करने वाले ऐसे लोग जो भिक्षा मानकर ही अपना जीवन चलाते हैं। तो इन्हें आप उस तरह का भिखारी ना समझिएगा जैसे आपके दरवाजे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे हाल्ट करते थे, रुकते थे और फिर उनके विचार विमर्श होते थे, उनकी बातें होती थी, चर्चाएँ होती थी, वाद विवाद होते थे। इफ़ अ फिलोसफर सक्सीडेड, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई थिंकर, कोई फिलोसफर, है ना, दार्शनिक,
मनीषी सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल्स, अगर वो किसी अपने प्रतिद्वंदी को, अपने अपोनेंट को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहा, मतलब सक्सीडेड कि उसकी बात सही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि डिबेट्स में वो अगर दूसरे की बात को काटने में सफल रहा। इसके लिए आप कहानी पढ़िए विद्योत्तमा और कालिदास की, है ना। कालिदास तो मूर्ख ही थे और उनकी विद्वसी, है ना, बहुत विद्वान थी विद्योत्तमा, उससे मुकाबला करा देते हैं कुछ पंडित लोग लाके, है ना, कि चलो अच्छा खासा इसका घमंड और गुरूर चूर किया जाए इस विद्योत्तमा का, और मूर्ख से शादी करा दी जाए, और वो यहाँ से बैठ के वो इशारा करते रहते हैं। उस स्टोरी को आप जरूर पढ़िए। तो उस समय शास्त्रार्थ हुआ करते थे, तर्क वितर्क हुआ करते थे, और अगर कोई दूसरे को हरा देता था उसमें, तो द फॉलोअर्स ऑफ द लेटर आल्सो बिकेम हिज डिसाइपल। तो जो हार जाता था वो अपने पूरे ग्रुप, यानी पूरे जो उसके शिष्य थे, उन शिष्यों के समूह के समेत वो उनका शिष्य बन जाता था, है ना। जैसे ए और बी के बीच में चली बात विवाद, ए ने बी को जो है हरा दिया, तो बी के जितने भी शिष्य थे, जितना भी उनका मतलब पूरा का पूरा जो ग्रुप था, वो सब, जो बी ही इनका जब शिष्य बन जाएगा, तो ये सब के सब जो है इनके ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, एक का ग्रुप बहुत बड़ा बन जाएगा। इसमें आप जो है पढ़िए किस प्रकार से जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया, जो बौद्ध धर्म था बहुत ज़्यादा पनप रहा था और हिंदू धर्म की हानि हो रही थी, तो आदि शंकराचार्य जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने आकर, बहुत कम उम्र में उनकी देहांत हो गया था, उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, और उन्होंने उस समय के जो बौद्ध के जो बहुत बड़े 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 दार्शनिक चिंतक हुआ करते थे, उनको शास्त्रार्थ में हराया, और हराने के बाद वो बौद्ध जो थे वो इनको अपना गुरु मानकर इनके शिष्य बन जाते थे। इस प्रकार से फिर से जो सनातन धर्म है उसको पुनर्जीवित किया एक प्रकार से आदि शंकराचार्य ने, और आज भी शंकराचार्यों की यहाँ पर परंपरा चली आ रही है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिशन। अब ऐसे मुख्य 4 हैं, लेकिन आपको कई शंकराचार्य सुनने को मिल जाते होंगे। तो इसी डिबेट्स एंड डिस्कशंस में आदि शंकराचार्य ने सबको हराया था, तो वही चीज़ यहाँ की गई है ना। सो सपोर्ट फॉर एनी पार्टिकुलर सेट, इसलिए किसी संप्रदाय का जो सपोर्ट है, जो उसका जो ग्रुप है ना, उसकी संख्या है, वो ग्रो भी होती थी, श्रिंक भी करती थी। कभी वो सेक्ट बढ़ता था, कभी सेक्ट समय के साथ साथ कमज़ोर पड़ता था, कम हो जाती थी उसकी संख्या। तो इसमें हम क्या हाईलाइट कर सकते हैं? इसमें हमें हाईलाइट कर सकते हैं कि हमें ग्लिम्स मिलती है कि इसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में झलक मिलती है कि लाइब्रेरी डिस्कशंस हुआ करते थे, डिबेट्स हुआ करते थे, और इन्हीं में हमें 64 सेक्ट्स या स्कूल्स ऑफ थॉट्स का पता चलता है। टीचर्स जो हैं वो ट्रैवल किया करते थे प्लेस टू प्लेस, और वो क्या करते थे, टू कन्विंस वन अनदर, और ले पर्सन से भी वो बात करते थे, ठीक है, और वो अपनी बात को, यानी वैलिडिटी ऑफ देयर फिलॉसफी को समझाने की कोशिश करते थे। वो बताने की कोशिश करते थे द वे द अंडरस्टूड द वर्ल्ड। जो डिबेट्स होती थी वो कुटागरशाला में होती थी या ग्रोव्स वगैरह में होती थी, जहाँ पर मेंडिकेंट्स आकर रुका करते थे। फिलोसफर्स के लिए एक और चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि अगर वो सक्सीड कर जाते थे अपने राइवल्स पे, तो लेटर बिकेम आल्सो हिज डिसाइपल्स। इसलिए जो है, जो सेक्ट थे उनकी संख्या घटती रहती थी, बढ़ती रहती थी। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। मैनी ऑफ दिस टीचर्स इंक्लूडिंग महावीर एंड बुद्धा क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। अब आती है बात महावीर जैसे बड़े बड़े थिंकर्स की, जिनके नाम पे धर्म चले। जैसे हमने जरथुस्त के बारे में भी पढ़ा था ना, जोरोस्टर के बारे में, है ना, पारसी धर्म उनके नाम पे चला, जोरोस्टरिज्म, जिसकी अवेस्ता जो है ना वो धर्म ग्रंथ है, क्योंकि जो रिलीजन होते हैं उनके अपने अपने जो है धर्म ग्रंथ भी होते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट्स। तो भाई देखिए, महावीर और बुद्ध के पहले से ही परंपरा चली आ रही थी यज्ञों की, है ना, प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन जिसे हमने कहा था, ऋग्वेदा से जिनकी जानकारी मिलती है। तो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया। दरअसल क्या था, जो जहाँ पे भी था, जैसे कन्फ्यूशियस जो है वो चाइना में हो गए, महावीर और बुद्धा यहाँ हो गए, सुकरात जो है वो ग्रीस के हो गए। तो जो जहाँ पे था वहाँ पे उनके जन्म के से पहले जो परंपराएं चली आ रही थी, जो ट्रेडिशंस चले आ रहे थे, है ना, जो बिलीव्स, थॉट्स चले आ रहे थे, प्रैक्टिसेस चली आ रही थी, तो उन्होंने उनकी कमियों को पहचान कर उन पे क्वेश्चन रेज अपनी अपनी जगहों पे, वर्ल्ड में, अपने अपने रीजन्स में, अपने क्षेत्रों में, अपने कंट्रीज़ में, अपने नेशंस में उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चन रेज किए। वैसे ही इन्होंने भी क्वेश्चन रेज किए। अब क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, वेदास की अथॉरिटी पे प्रश्न किया कि जो वेद जो है ये सही है कि नहीं है, क्या वास्तव में वेद में जो लिखा गया वो उचित है कि नहीं है। अथॉरिटी का मतलब होता है प्रामाणिकता, उसकी सत्ता, उसकी पावर, उसका प्रभुत्व, उसका डोमिनेंस। इतने लोग उसको मानते हैं, उसके मानने से जो पावर मिलती है, उस अथॉरिटी पे उन्होंने क्वेश्चन रेज करना शुरू किया। और आम बोलचाल की भाषा में समझाना तो कह दें कि भाई महावीर थे, जैन थे, उन्होंने वेदों पे ही प्रश्न खड़े कर दिए कि वेद गलत है। नॉट लाइक दिस, जो टेक्स्ट है मैं उसी पर आधारित अपनी टीचिंग को रखता हूँ। दे आल्सो एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी। साथ ही साथ देखिए, हम पहले भी आपको बता चुके हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि सोशल कॉन्टेक्ट की हम बात कर चुके हैं। इसके लिए आप जो है ट्यूटोरियल हमारा देख लीजिए पहले के। दे आल्सो एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी।
उन्होंने बल्कि कहा कि जो व्यक्ति है ना, वो अपने आप में एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एजेंसी है, यानी व्यक्ति भी जिम्मेदार है। वो वहाँ पे उन्होंने बताया कि व्यक्ति भी काफ़ी कुछ बदल सकता है। तो दे आल्सो एम्फेसाइज, उन्होंने जोर दिया कि इंडिविजुअल एजेंसी भी जोर दिया। और क्या बात उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि सजेस्टिंग, मतलब ये बात रखी दैट मैन एंड वीमेन, पुरुष और महिलाएं, कुड स्ट्राइव माने उनका प्रयास करना, कोशिश करना, टू अटेन लिबरेशन, स्त्री पुरुष चाहे दोनों हो, दोनों को मुक्ति मिल सकती है फ्रॉम द ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशंस। ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशंस का मतलब होता है कि जीवन के जो दुख हैं, जो परीक्षा की जो घड़ियाँ होती हैं, बुरा जो उनका समय होता है, इन सब से उनको मुक्ति मिल सकती है। लिबरेशन माने वही मोक्ष मिल सकता है ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, इस दुनिया के दुखों से, इस दुनिया से मुक्ति उनको मिल सकती है। और ये मुक्ति का प्रयास इंडिविजुअल खुद कर सकता था। अब देखिए ये यहाँ पे अंतर है ना। ये महावीर और बुद्ध की बात है, जो कि पहले ये बात जो है वैदिक धर्म में ऐसी बात नहीं है ना। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो बुद्ध और महावीर का ये कहना है कि ह्यूमंस देमसेल्व्स कैन स्ट्राइव टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, और दिस वाज इन मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट टू ब्राह्मणिकल पोजीशन। और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या लिखा गया है, उनकी स्थिति क्या है, उनका कहना था कि जिसमें लिखा गया है ब्राह्मण ग्रंथों में, चाहे वो मतलब सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ माने जाएंगे, वैदिक रिलीजन से रिलेटेड माने जाएंगे। वी हैव सीन, हमने देखा कि इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति की कुछ स्वतंत्रता नहीं है। इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस वाज थॉट टू बी डिटरमिन्ड बाय हिज और हर बर्थ, क्योंकि व्यक्ति का जो भी कुछ है वो निर्धारित होता है उसके जन्म से, उसके जन्म कहाँ पे हुआ है और वो किस जेंडर को बिलोंग करता है, किस कास्ट को बिलोंग करता है, उससे उसकी नियति निर्धारित होती है। यानी किसी व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो उसके बर्थ, कास्ट और जेंडर पे डिपेंड करता है। जेंडर अगर पुरुष है तो उसको अलग अधिकार, महिलाएं हैं तो उसके अधिकार अलग होंगे, जिस कास्ट को बिलोंग करता है उस कास्ट से रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट होगा, और जिस परिवार में जन्म लेता है उससे उसकी वर्ण तय हो जाएगा, वर्ण नहीं तो उसकी कास्ट होगी। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, मैं इनका एक्सप्लेनेशन टेस्ट का भी दे चुका हूँ और नोट्स के रिवीजन भी करा चुका हूँ, और वेबसाइट पे भी नोट्स आपको मैं देता रहता हूँ। तो ये कॉन्ट्रास्ट दोनों के बीच में है। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेस्ट, द फेट ऑफ ह्यूमंस इज डिटरमिन्ड, द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, इस संसार में उनका जो जिम्मेदारियां हैं, उनके जो कर्म है, डिटरमिन्ड बाई बर्थ, कास्ट एंड जेंडर। और गौतम बुद्ध और महावीर के अनुसार इंडिविजुअल्स देमसेल्व्स कैन स्ट्राइव, उनके एफर्ट्स से वो अपने को इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं। उसमें बर्थ, कास्ट, जेंडर का काम नहीं है, उसमें सिर्फ उनके एफर्ट्स का है ना, उनके कर्तव्यों का, उनके कर्मों, उनके प्रयासों से वो ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए कहने को तो ये वैसे तो हो गया है पूरा, लेकिन जो कलर्ड पोर्शन है वो भी हम आपको समझाते ही समझाते हैं। तो चलिए फिर हम लेते हैं यहाँ से, इसीलिए ट्यूटोरियल्स लंबे हो जाते हैं। और ये पहला है, अग्नि की प्रार्थना की जा रही है इसमें। यहाँ पर ऋग्वेदा से 2 छंद लिए गए हैं, 2 वर्सेस लिए गए हैं, जिसमें अग्नि का आवाहन किया गया है। मतलब इन मंत्रों को पढ़कर वो अग्नि को बुलाते हैं, भले वो दिखाई ना दे पर वो अदृश्य होकर वहाँ पर उपस्थित हों। और अग्नि को गॉड ऑफ फायर कहा गया है। सनातन धर्म में अग्नि का बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी जाने माने ट्रेडिशन से कहीं पे भी जो मैरिज है वो अग्नि को साक्षी मानकर नहीं होती होगी। अग्नि को साक्षी मानने का मतलब प्रकृति को साक्षी मानना, और उससे आप झूठ नहीं बोल सकते, उसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं करवा सकते। ऑफन आइडेंटिफाइड विद द सेक्रीफिशियल फायर है, जो यज्ञ में जो ज्वाला उत्पन्न होती है ना, यज्ञ के में जब जो अग्नि जो जलती है तो अग्निदेव माना जाता है कि उसमें वास करते हैं। इनटू विच ऑफरिंग्स फॉर मेड, उसी जब मतलब यज्ञ जो होता रहता है ना, किसी न किसी वो बनाई जाती वेदी वगैरह, उसमें या आग वगैरह उठती रहती है, उसी में आहुतियाँ डाली जाती हैं, तो उसे ऑफरिंग्स कहा जाता है। वर मेड सो एज टू रीच द अदर डिटीज़, और ऐसा माना जाता है कि जो आहुति उसमें डाली जाती है वो देवताओं तक पहुँचती है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि वर मेड सो एज टू रीच द अदर डिटीज़। अब देखिए उसमें कोई ना कोई हम मांग ही करेंगे, प्रार्थना ही करेंगे। ब्रिंग ओ स्ट्रॉन्ग वन दिस सेक्रीफाइस ऑफ आवर्स टू द गॉड्स, हे शक्तिशाली देव, हमारी जो ऑफरिंग्स हैं, हमारी जो आहुति है उसे अन्य देवताओं तक पहुँचाओ। हे वाइज वन, एज ए लिबरल गिवर, आप तो बड़े ही उदार दाता हैं। बेस्टो ऑनस, हम पर कृपा करें, हमें प्रदान करें। ओ प्रीस्ट, हे पुरोहित, हमें खूब सारा फूड यानी खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, हमारे लिए ऑब्टेन बाय सेक्रीफाइसिंग, मतलब हम जो यज्ञ कर रहे हैं ना, इस अग्नि हमें इस यज्ञ के बदले हमें खूब सारा धन प्रदान करें। हे अग्निदेव, प्रोक्योर का मतलब होता है कि हमें ला के दें। फॉर एवर टू हिम हु प्रेज टू यू, जो आपकी प्रार्थना करता है, जो आपकी स्तुति करता है, हे अग्निदेव, उसे आप नरिशमेंट का उपहार दें। मतलब नरिशमेंट का उपहार का मतलब यहाँ पे गाय का, मतलब हमें गाय प्रदान करें।
नरिशमेंट मतलब भाई गाय का मिल्क होता है जो कि बहुत ही पुष्टिवर्धक होता है, तो इसलिए कहा गया कि हमें गाय रूपी नरिशमेंट का उपहार दें। मे अ सन बी आवर्स, हमें पुत्र की प्राप्ति कराएं। ऑफस्प्रिंग दैट कंटिन्यूज, जो हमारी पीढ़ी को आगे तक लेके जाएगा, मतलब जो पुत्र जो हमारी पीढ़ी को आगे तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे अलग चीज़ें मांगी गई हैं इसमें, है ना, और इसमें अलग चीज़ें मांगी गई हैं। तो इस तरह के जो छंद है ना, दीज वर कंपोज्ड इन स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत, तो विशेष संस्कृति के प्रकार में इन्हें लिखा जाता था, जिन्हें वैदिक संस्कृति कहा जाता है। मतलब संस्कृत ना, सब हम कुछ पढ़ चुके हैं कि संस्कृत भी पहले कुछ और थी, आज की संस्कृत कुछ और है। और दे वर टॉट ओरली, और ये जो है ओरली ही, जो प्रीस्टली फैमिलीज होती थी ना, जो पुरोहित का परिवार होता था, पंडितों का परिवार होता था, उन्हें ओरली इनको रटा दिया जाता था, और ये सारे के सारे कर्मकांड वो करते थे। यज्ञ जो है कर्मकांड की श्रेणी में आता है। इसके बाद जो है क्या कलर्ड पोर्शन में है, ये उपनिषद से लिया गया ना। वेदों में जो कुछ लिखा गया है उसमें लोगों के जो वेदों में लिखी गई चीज़ों पे लोगों के जो दार्शनिक विचार हैं वो उपनिषद में है। एक प्रकार से वेदों के ही सार आप कह सकते हैं उनको, जो लोगों ने अपने विचार में उत्पन्न किए हैं, लिखे हैं। हेयर आर 2 वर्सेस फ्रॉम द छंदोग्य उपनिषद, तो उपनिषद में छंदोग्य उपनिषद की बात हो रही है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो वेद हैं तो उपनिषदों को वेद से ही संबंध है, मतलब वेदों का जो ज्ञान है वो उपनिषद में मिलता है। इनकी संख्या 108 है। इसमें जो सबसे प्रथम है वो है ईशावास्योपनिषद। 13 लगभग जो है इसमें से मेन माने गए हैं। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो प्रथम मैंने बताया कि ईशावास्योपनिषद, उसमें त्याग की बात कही गई कि आप दुनिया में रहते हुए, दुनिया का कर्म करते हुए मन से आप त्यागी बने रहें। ये ठीक वेस्टर्न फिलॉसफी के अगेंस्ट है, जहाँ पे भोगवाद है। हमारे यहाँ ठीक इसके विपरीत त्याग वाले जीवन की बात की गई है। और वे लोग खासकर अब यहीं पे आ रहे हैं, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी तरफ जा रहे हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, है ना। यही है कि संसार और इससे जुड़ी हर चीज़ एक दिन हमसे अलग हो जाएंगी। सारी चीज़ें मतलब खजाना ही खजाना है। पर कभी हम पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं 2-2.5 घंटे की, लेकिन कभी भी एक बार भी गीता को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो सेक्रीफाइस के साथ माना गया है। सेक्रीफाइस यहाँ पे त्याग। तो उसी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है ये। संस्कृत में लगभग 6th सेंचुरी सिरका मतलब जहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता होता कब शुरू हुआ। इसमें 2 है ये, ठीक है। द नेचर ऑफ द सेल्फ का मतलब आत्म तत्व। ये भी जो है सनातन धर्म के वेदों की ग्रंथों की बहुत बड़ी देन है। आत्म तत्व की कहते हैं आत्मा न मरता है न जन्म लेता है, वो सिर्फ शरीर बदलता है। तो इसमें बताया कि सेल्फ ऑफ माइंड विद इन द हार्ट, मेरे हृदय में जो मेरा आत्म तत्व बैठा हुआ इतना छोटा है कि वो धान के कण से भी छोटा है, बाजरे और यहाँ तक कि जो मस्टर्ड होता है सरसों के दाने से भी छोटा है, और मिलेट की गिरी से भी छोटा है। मतलब जो उसके अंदर का जो गूदा होता है उससे भी छोटा है, उसके बीज किससे भी छोटा है, मतलब जो बहुत ही महीन बीज होते हैं जो बाजरे के होते हैं। दिस सेल्फ ऑफ माइंड विद इन द हार्ट, एक तरफ तो बता रहे हैं कि वो इतना छोटा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो मेरा जो आत्म तत्व है विद इन द हार्ट, जो इस हृदय में है, वो इतना विशाल है कि पृथ्वी से भी विशाल है। ग्रेटर देन इमीडिएट स्पेस, जो हमारे आसपास का जो हॉराइजन है ना, जहाँ हम खड़े हो जाते हैं मैदान में, तो हमारे आसपास जहाँ पे आसमान पृथ्वी को छूता हुआ दिखाई देता है हमें, तो वही हमारा इंटरमीडिएट स्पेस है। बाकी तो अंतरिक्ष ही है, उससे भी विशाल है। ग्रेटर देन हेवन, स्वर्ग से विशाल है, और सभी लोकों से बड़ा है। तो देखिए ये चीज़ वहाँ कही गई है। ये सब कुछ ज्ञान ही है, थिंकिंग ही है। ये वो नहीं है कि पिज्ज़ा खाना है कैसे बनता है, खीर कैसे बनानी है, चाय कैसे बनानी है। दीज आर ये थिंकिंग वो नहीं थिंकिंग है। आपकी क्लास में भी हो सकता है कुछ फिलोसफर्स हों। दूसरी तरफ लिखा गया है कि सही त्याग क्या है, या सच्चा यज्ञ आप क्या कह सकते हो। दिस वन, यानी इसमें कहा गया है कि जो वायु है दैट ब्लोज, जो बहती है, दिस इज श्योरली ए सेक्रीफाइस, ये भी अपने आप में यज्ञ है। वाइल मूविंग, क्योंकि जब वायु बहता रहता है, इट सेंक्टिफाइज ऑल दी, जहाँ जहाँ वायु पहुँचती है वहाँ वो पवित्र कर देती है जगह को, वातावरण को। देयरफॉर इट इज़ इंडीड ए सेक्रीफाइस, इसलिए ये भी अपने आप में यज्ञ, यानी वायु के बहने को भी यज्ञ माना गया है इस छांदोग्य उपनिषद में। और आगे देखें तो काफ़ी बड़ा है, और फिर ये भी हमें पढ़ना है। चलिए सब पढ़ा के ही छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो बौद्ध टेक्स्ट थे, बौद्ध ग्रंथों ने किस प्रकार से तैयार किया जाता था और उन्हें संरक्षित बचा के रखा जाता था, तो मैं इसकी डायरेक्ट कोशिश करता हूँ कि हिंदी बता देता हूँ। तो जो बुद्ध थे अन्य शिक्षकों की तरह से वो ओरली ही अपनी बात को कहते थे, है ना, और चर्चा के माध्यम से, वो डिबेट के माध्यम से लोगों को अपनी बातों को समझाते थे, चाहे वो मेन हो चाहे वीमेन हो, है ना। बच्चों तक वो बातें पहुंचती थी, तो वो इन डिस्कर्सेस को, इन प्रवचनों को अटेंड करते थे, फिर उस पर वो स्वयं चर्चा करते थे, जो जिन चीज़ों को वो सुनते थे। नन ऑफ द बुद्धाज स्पीचीज, हाँ, बुद्धा के द्वारा जो भी चीज़ उन्होंने अपने मुँह वाणी से कही है, ओरली कही, उस समय लिखी नहीं गई थी।
मतलब वो उनके जीवन काल में नहीं लिखी गई थी। उनकी मृत्यु के बाद लगभग 5th से 4th सेंचुरी BC की बात है। उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया गया उनके शिष्यों के द्वारा। और एक काउंसिल बुलाई गई, सभा बुलाई गई एल्डर्स की, जिसमें बड़े जो सीनियर पीपल थे वो शामिल थे, सीनियर मॉन्क्स उसमें शामिल थे, भिक्षुक शामिल थे, वेस्ली नाम की जगह पे, पाली भाषा में वेस्ली, और इसे प्रेजेंट डे में वैशाली आप कह सकते हो, बिहार में। और जो कंपाइलेशन हुआ है ना, जो कुछ भी लिखित सामग्री तैयार की गई उसे त्रिपिटक कहा गया, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का वास्तव में मतलब ये होता है 3 बास्केट्स, है ना, जिसमें 3 प्रकार के ग्रंथ उसके अंदर है। देवर फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओरली, पहले उन्हें ओरली लोगों तक पहुंचाया गया, फिर रिटन फॉर्म में भी पहुंचाया गया, एंड क्लासीफाई किया गया उनको अकॉर्डिंग टू द लेंथ एज वेल एज सब्जेक्ट मैटर। तो उनकी सब्जेक्ट मैटर के साथ उनके लेंथ के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन भी हुआ। मतलब उन्हीं त्रिपिटक में जो मैंने आपको बताया था, हालांकि इसमें आगे मिल जाएगा, बार बार क्या बताऊं। इसमें 3 में सबसे पहले आता है विनय पिटक, फिर आता है यहाँ पे सुत पिटक, और फिर आता है अभिधम्म पिटक। आगे चल के हम 2 और पढ़ेंगे, फिलहाल इनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे विनय पिटक है तो उसके आगे क्लासिफिकेशन कर दिए गए, तो वो चीज़ यहाँ लिखी गई है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि भाई जो संघ को, मतलब उनकी कम्युनिटी को कोई ज्वाइन करते हैं या मोनेस्ट्री को कोई ज्वाइन करते हैं तो उसमें किस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करेंगे। अब बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो सुत्त पिटक में है, और अभिधम पिटक जो है वो फिलोसफिकल मैटर से, दार्शनिक विचारों से, है ना, उनसे संबंधित है। हालांकि एक प्रकार से देखा जाए तो अभिधम पिटक जो है सुत्त पिटक का ही हिस्सा है, और सब में नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट्स हैं। बाद में इनमें कमेंट्रीज भी शामिल की गई। इन जो 3 यहाँ पे हमने बताए हैं ना, कमेंट्रीज वर रिटन ऑन दिस टेक्स्ट बाय बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, है ना, भाई चिंतक हैं, स्कॉलर्स हैं, तो अपनी अपनी बात को लिखेंगे, उनकी कमेंट्रीज होंगी। बाद में बुद्धिज़्म जो है और इलाकों में पहुँचा, और रीजन में पहुँचा, श्रीलंका में पहुँचा, है ना, तो फिर वहाँ पर वहाँ के रीजनल लोगों ने लिखना शुरू किया, तो अदर टेक्स्ट सामने आए। तो उसमें आपको याद रखना है दीपवंश और महावंश जो वहाँ के लोगों ने तैयार किया, वहाँ जो बौद्ध धर्म जिस प्रकार से था उस की समझ के हिसाब से लिखा गया, वहाँ के स्कॉलर्स ने लिखा। दीपवंश का मतलब, दीप माने आइलैंड होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रॉनिकल्स ऑफ द आइलैंड, उस द्वीप के, श्रीलंका के, है ना, कालक्रम को चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। महावंश का मतलब है ग्रेट क्रॉनिकल, महान इतिहास आप जिसे कह सकते हो, और यहाँ द्वीप का इतिहास आप कह सकते हो। वहाँ पे रीजनल हिस्ट्रीज़ हैं जो शामिल की गई हैं बुद्धिज़्म की। मैनी ऑफ दिस वर्क्स कंटेन बायोग्राफीज ऑफ बुद्धा, उसमें बुद्धा की बायोग्राफी वगैरह शामिल है। सम ऑफ ओल्डेस्ट टेक्स्ट आर इन पाली। अब भाषा की बात आती है तो भाई जो पुराने समय से, सबसे पुराने जो ग्रंथ लिखे गए वो पाली भाषा में थे, बाद में संस्कृत में भी इनको कंपोज किया गया। आगे तीसरा और इसके अंदर है कि बुद्धिज़्म फिर फैला ईस्ट एशिया में, है ना, जैसे श्रीलंका है, थाईलैंड है, वियतनाम है, बर्मा है ना, जिसे म्यांमार कहा जाता है, चाइना में तो गया ही गया था। तो फिर भैया फाहियान और ज़ुआनज़ांग जैसे लोग आए, है ना, चाइना से ट्रैवल करते हुए इंडिया में आए ग्रंथों की तलाश में, है ना, बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो चूँकि भारत में हैं तो यहाँ इनका अध्ययन करना है। इसके बाद दे टुक बैक देयर ओन कंट्री, इन ग्रंथों को वो अपने देश में ले गए, फिर उन्होंने उनको ट्रांसलेशन किया स्कॉलर्स के द्वारा, है ना। इंडियन बुद्धिस्ट टीचर्स आल्सो ट्रेवल्ड, और भारत के जो बौद्ध शिक्षक वगैरह थे वो भी ट्रैवल किया करते थे, दूर दराज के प्लेसेस में जाया करते थे, ग्रंथ साथ लेके जाया करते थे, टू डिसेमिनेट द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। डिसेमिनेट का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, बुद्धा के शिक्षकों का प्रचार प्रसार करने के लिए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिजर्व इन मैन्युस्क्रिप्ट। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है जो हाथ से जो ओरिजिनल जो आप लिखते हो वो मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसे पांडुलिपि कहा जाता है। तो जो बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं उन्हें पांडुलिपियों में सुरक्षित रखा जाता था। कई शताब्दियों तक उन्हें मोनेस्ट्रीज़ में, जो उनके मठ होते थे, उनमें सुरक्षित रखा जाता था। ये पार्ट्स ऑफ एशिया की बात कही जा रही है। लेकिन मॉडर्न ट्रांसलेशंस जो हैं उन्हें पाली से संस्कृत, चाइनीज़ और तिब्बतन भाषा में किया गया। जैसे ग्रंथ का मतलब है कि भाई जो लिखा गया है लोगों ने अपने हाथ से फिर उनको लिखा, है ना। ऐसा नहीं कि जो ओरिजिनल ग्रंथ था उसी को ले जा के उन लोगों ने बर्बाद कर दिया हो यहाँ वहाँ, ऐसा नहीं है। लोग कॉपी तैयार कर लेते थे। अब देखिए संस्कृत की कॉपी जो यहाँ दिखाई जा रही है, इस तरह से ग्रंथ बनते थे तब। ये एक पन्ना है, ये पन्ना है, इसके नीचे पन्ना है, इस तरह से इनको तैयार किया जाता था। और फैटलिस्ट एंड मेटरलिस्ट। फैटलिस्ट हैं जो भाग्यवादी हैं, मानते हैं सब कुछ पहले से प्री ऑर्डेंड है ना, किस्मत में सबसे पहले लिख दिया गया है, जो भाग में लिखा है वही होगा। मेटरलिस्ट जो हैं भोगवादी हैं, वो कहते हैं संसार जो है वो फिजिकल वर्ल्ड है, शरीर फिजिकल है, यहीं पे जन्मा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद की कोई दुनिया नहीं है, सब यहीं पे नष्ट हो जाता है, यहीं पे जन्मता है।
तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। हेयर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, ये सुत्त पिटक से दिया गया, आपकी बार आपको बौद्ध का पढ़ने को मिल रहा है, जहाँ पे अजातशत्रु राजा जो थे ना, ये सब लोग जो हैं बौद्ध धर्म को प्रचार कराने में, उनको मानने के लोग थे, और ये मगध के राजा थे, बुद्ध से उनका चर्चा चल रही है। ऑन वन ओकेजन किंग अजातशत्रु विजिटेड द बुद्धा के पास गए और वहाँ पे उन्होंने एक अन्य शिक्षक की बातों को रखा। यही बात है यहाँ पे डिबेट जिसे हम कहते हैं, है ना, और स्कूल ऑफ थॉट, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, डिफरेंट सेक्ट। तो उन्होंने बताया कि उस टीचर का नाम था मखली गौशाल। उन्होंने क्या बताया कि दो द वाइज शुड होप बाय दिस वर्च्यू बाय दिस पिनेंस, पिनेंस मतलब जो त्याग तपस्या, वर्च्यू माने आपके सद्गुण हो गए, अच्छे गुण, वाइस आपके दुर्गुण हो जाते हैं, वर्च्यू का अपोजिट वाइस। आई विल गेन कर्म, वो कहते हैं कि अपने सद्गुणों से, अपनी त्याग तपस्या से मैं कर्म की प्राप्ति करूँगा, मतलब मैं कर्म करूँगा। एंड द फूल शुड बाय द सेम मीन्स, अ फूल जो होता है वो भी वर्च्यू और पीनेंस का सहारा लेके, है ना, वो ये आशा करते हैं कि ग्रेजुअली रीड माने छुटकारा पाना, वो कर्म से मुक्ति पा लेंगे। नीदर ऑफ देम कैन डू इट, लेकिन दोनों को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सुख और दुख मेजर्ड आउट एज इट वर, क्योंकि इनको पहले से ही तय कर दिया गया, इनकी मात्रा तय कर गई है किसी के जीवन में, इनको बदला नहीं जा सकता इस संसार में। संसार में जब तक आपका जीवन है नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वो पहले से ही तय कर दिया जाता है, ना तो इसे कम किया जा सकता है, ना इसे बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार से एक बॉल, गेंद या आप गोला कह सकते हो, जो धागों का बना हुआ है, उसे अगर आप फेंक देते हो तो उसके धागे खुलने शुरू हो जाते हैं, मतलब ये धागों का गोला फेंक देते हो, है ना, आगे चलता चला जाता है, उसके धागे जितना लंबा धागा होगा वहाँ जाके वो ख़त्म हो जाएगा, धागा जो है गायब ही हो जाएगा, गोला जो है वो गायब हो जाएगा। तो वही चीज़ कहेगी कि बॉल ऑफ स्ट्रिंग विल व्हेन थ्रोन अनवाइंड, जब वो खुलता चला जाता है अपनी पूरी लेंथ में, उसी प्रकार से मूर्ख और बुद्धिमान दोनों लोगों को कहा गया कि एक जैसे हैं। विल टेक देयर कोर्स एंड मेक एन एंड ऑफ सोरो, वो भी अपनी पूरी यात्रा, मतलब जन्म और ये मृत्यु में सब खत्म, गोला पूरा खत्म, उसी प्रकार से वो अपने पूर्व निर्धारित रास्ते पे होते हुए एक दिन दुखों का अंत हो जाता है मृत्यु के साथ। पूर्व निर्धारित रास्ते का मतलब ये है कि भाई गोला आप जब छोड़ोगे तो वो अपने एक तय पाथ पर ही चलेगा, वो दूसरे गोले के पाथ पे नहीं चला जाएगा, क्योंकि उसके खुद के गोले का रास्ता उसके थ्रेड से बनेगा। अब इसको समझाने का समय नहीं है, हालांकि मेरी दिलचस्पी तो है इन सब चीज़ों में। एंड दिस इज़ व्हाट अ फ्लॉज, अब ये तो एक तो ये थॉट हो गया भाई कि जो है किस्मत में जो है सुख दुख सब पहले से तय है, वो हमें इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा, ये है। एंड दिस इज़ व्हाट अ फिलोसफर नेम्ड अजिताभ। देखिए अजातशत्रु स्वयं जो है कितने कितने लोगों से मिलते थे। इनका नाम था के स्कम्बलिन। इन्होंने कहा देयर इज़ नो सच थिंग, अरे ऐसा कुछ नहीं है राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा, है ना, ये समझते होंगे जो लोग टेम्पल्स वगैरह में जाते होंगे, क्योंकि धर्म के ही नाम पे लोग भिक्षा मांगते हैं, यज्ञ करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। देयर इज़ नो सच थिंग एज द वर्ल्ड, और इस दुनिया और उस दुनिया जैसी कोई बात नहीं है, कोई दूसरी दुनिया नहीं होती। अ ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 4, 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ। हालांकि हिंदू सनातन संस्कृति में 5 बताए जाते हैं। व्हेन ही डाइज, जब वो मरता है तो सारे तत्व अपने आप में विलीन हो जाते हैं। जैसे जो उसका मिट्टी वाला हिस्सा है, मतलब 4 तत्वों में मिट्टी भी शामिल है, वो मिट्टी में मिल जाता है, अर्थ में मिल जाता है। जो हमारा पानी वाला हिस्सा है, फ्लूइड है, वो वाटर में मिल जाता है। हीट जो है शरीर की, वो फायर में मिल जाती है। जो हमारा हवा वाला भाग है वो एयर में मिल जाता है, यानी जो सांस वाला भाग हमारा हिस्सा, और जो उसकी समझ होती है, सेंसेस होती है, इंद्रियां होती हैं, वो अंतरिक्ष में चली जाती हैं, अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। जो 5 तत्व हैं सनातन संस्कृति में वो इस प्रकार से हैं: जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। और इसमें भी 4 लिखा गया है, बल्कि इसमें 5 शामिल हैं, क्योंकि जो स्पेस है ये है आकाश, क्योंकि जो सनातन संस्कृति के अनुसार वो ये है जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। और यही ब्रह्मांड के निर्माण में तत्वों की 5 तत्वों की अहम भूमिका है। और यही 5 तत्व कहा जाता है कि यूनिवर्स को भी बनाने वाले हैं। फिर ये टीचर कहते हैं द टॉक ऑफ गिफ्ट्स इज डॉक्ट्रिन ऑफ फूल्स। जो दान की, उपहार की बात करते हैं वो मूर्खों की बात है। दान देने की बात तो मूर्खता है, एक प्रकार से खोखला झूठ है ये। अब जैसे दान में तो वरदान भी आ सकता है, क्योंकि चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो बुद्धिमान हो, सबको एक तरह से ही एक दिन कटना है, नष्ट हो जाना है, और मृत्यु के बाद वो जीवित नहीं रह सकते। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता, मतलब वो फिजिकल डैमेज और फिजिकल पेरिश की बात करते हैं। द फर्स्ट टीचर बिलोंग टू ट्रेडिशन ऑफ आजीविकास। अब यहाँ से हमें निष्कर्ष क्या निकला? द फर्स्ट टीचर बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ द आजीविक। ये आजीविक परंपरा के लोग हैं, इनकी थिंकिंग ये है। आप कह सकते हो इनका भी अपना एक सेक्ट, संप्रदाय है। इनको मानने वाले लोग इस संप्रदाय के अनुयायी कहलाएंगे, फॉलोअर्स कहलाएंगे। दे हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज फैटलिस्ट। इन्हें फैटलिस्ट कहा जाता है, भाग्यवादी।
नियतिवादी, नियति पहले से ही तय कर देती है, मतलब डेस्टिनेशन में बिलीव करने वाले। दोज हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ प्री डिटर्मिन्ड, ये लोग ये मानते हैं कि सब चीज़ पहले से ही एवरीथिंग इज़ प्री डिटर्मिन्ड। जो सेकंड वाला थॉट है, मतलब ये वाला हो गया आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड वाला थॉट है, ये लोकायत कहलाते हैं, लोकायत परंपरा। इनको मेटेरियलिस्ट कहा जाता है, भौतिकवादी कहा जाता है। टेक्स्ट फ्रॉम दिस ट्रेडिशंस, इन परंपराओं, मतलब ये जो लोकायत आजीविक की बात हम कर रहे हैं, इनकी परंपरा से संबंधित जो टेक्स्ट वगैरह है, मटेरियल साहित्य है, वो बचा नहीं है। सो वी नो अबाउट देम ओनली फ्रॉम द वर्क्स ऑफ अदर, इसलिए अन्य परंपराओं के ग्रंथों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनकी खुद के विचार से संबंधित ग्रंथ नहीं है। इनको मानने वाले लोग कम रहे होंगे, तो इतना इनके स्कॉलर्स ने आगे योगदान नहीं दिया, है ना। आप देखिए गौतम बुद्ध की बात करें तो किस प्रकार से उनकी मृत्यु के बाद कितना लोगों ने तैयार किया। ये जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, प्लीज़ आप इनको खुद सोचिए, है ना, क्योंकि मैं शुरू कर दूंगा तो डिस्कशन बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। और फिर आप हमसे कांटेक्ट करिए कहीं भी आप कुछ जानने की इच्छुक हों तो ये मेरे ख्याल से मैंने पूरा बता दिया जितना भी कलर्ड पोर्शन था। वीडियो तो खूब लंबा हो गया होगा, बट आप 12th के स्टूडेंट हैं, पढ़िए, समय दीजिए, और फिर उसके बाद नेट पे जहाँ भी जो भी मैटर मिलेगा आपको ठीक से समझ में आएगा। थर्ड वाला ट्यूटोरियल हमारा जो है अगले ट्यूटोरियल का हिस्सा होगा, एंडिंग द ट्यूटोरियल। अगले ट्यूटोरियल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।